अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अफसर ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे पाकिस्तान का परमाणु कालाबाजारी वाले नेटवर्क का सरेआम खुलासा हुआ है। अब क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में निकाय चुनावों का रिजल्ट जो भी हो, लेकिन रिजल्ट से पहले और चुनाव से पहले राजनीतिक शिफ्टिंग जरूर शुरू हो गई है। तो अब कौन सा नेता कांग्रेस के पाले से भाजपा में आया और कांग्रेस को कैसे झटका लगा, एक नज़र इस पर भी। इसके अलावा लंबे समय के बाद केजरीवाल का कोई बयान सुर्खियों में आया है। अब क्या कहा केजरीवाल ने, जानेंगे इसे भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं सजल रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु तस्करी नेटवर्क की, उस नेटवर्क के मास्टरमाइंड डॉक्टर अब्दुल कादिर खान की और उसे खत्म करने वाले अमेरिका की CIA के पूर्व ऑफिसर जेम्स लॉलर की चौंकाने वाली कहानी की। दरअसल कादिर खान को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे छिपी सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। बताया जाता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ब्लैक मार्केट चलाता था। ऐसा नेटवर्क जो मशीनें, ब्लूप्रिंट, सेंट्रीफ्यूज और यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी तक बेचता था। उसका नेटवर्क एशिया, यूरोप, अफ्रीका हर जगह फैला हुआ था। CIA के पूर्व अधिकारी जेम्स लॉलर ने खुलासा किया कि शुरू में उन्हें लगा कि खान सिर्फ पाकिस्तान के लिए चुपके से सामान इकट्ठा कर रहा है, लेकिन 1990 के दशक में पता चला कि वो टेक्निक सिर्फ चुरा नहीं रहा, बेच भी रहा है। लॉलर बताते हैं कि उनके लिए इस नेटवर्क को पकड़ना असंभव सा था, इसलिए उन्होंने एक अनोखी रणनीति अपनाई, खुद तस्कर बनना। CIA टीम ने स्विट्जरलैंड, जर्मनी, दुबई और मलेशिया में फर्जी कंपनियां बनाई। ये कंपनियां असली डीलरों की तरह हाईटेक न्यूक्लियर पार्ट्स बेचती दिखती थी। कादिर खान के लोग इन्हें असली मानकर संपर्क में आए और यहीं से पूरे नेटवर्क की लेयर बाय लेयर खुलने लगी। लॉलर बताते हैं कि इन नकली कंपनियों से खराब पार्ट्स भेजे जाते थे, जिससे ईरान और लीबिया जैसे देशों के सेंट्रीफ्यूज बार बार फेल हों। ये एक सुनियोजित ऑपरेशन था। फिर आया साल 2003। CIA को खबर मिली कि मलेशिया से एक जर्मन जहाज BBC चाइना लीबिया जा रहा है। इसमें हजारों सेंट्रीफ्यूज पार्ट्स लोड थे। अमेरिका ने इटली के पास समुद्र में इस जहाज को रोक लिया और पूरे कंटेनर लीबिया के तानाशाही गद्दाफी के सामने रख दिए। लॉलर बताते हैं कि कमरे में सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज सुनाई दे सकती थी। कुछ ही महीनों में लीबिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया। लॉलर का दावा है कि कादिर खान को पाकिस्तानी जनरलों और नेताओं ने संरक्षण दिया, उन्होंने रिश्वत दी और बदले में उसकी तस्करी पर पर्दा डाला जाता रहा। 1990 के दशक में अफगानिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका को भी पाकिस्तान की जरूरत थी, इसलिए वो खान के नेटवर्क को नजरअंदाज करता रहा। एक गलती जिसका असर आज तक महसूस किया जा रहा है। कादिर खान ने ईरान को जो P1 और P2 सेंट्रीफ्यूज डिजाइन दिए थे, ईरान आज भी वही मॉडल इस्तेमाल करता है। लॉलर चेताते हैं, अगर ईरान ने बम बना लिया तो सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे देश भी पीछे नहीं रहेंगे। पूरा मध्य पूर्व परमाणु हथियारों से भर जाएगा। लॉलर की राय साफ है कि परमाणु हथियार पूरी तरह खत्म नहीं हो सकते, लेकिन तस्करी रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने भारत और अमेरिका को इस लड़ाई में एकजुट होने की सलाह दी है, क्योंकि परमाणु युद्ध में जीतने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ हारने वाले होते हैं। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव का माहौल गर्म है। 2 दिसंबर को नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए मतदान होना है और 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। इससे पहले ही सियासत में हलचल तेज हो गई है और बड़े बड़े राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। TV9 मराठी की रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद महाविकास अघाड़ी के कई नेता माहौल देखकर महायुति की ओर रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कोपरगांव कांग्रेस शहर अध्यक्ष तुषार पोटे ने कांग्रेस की प्राथमिकी सदस्यता और शहर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने मुख्यमंत्री डेविड फडणवीस की मौजूदगी में BJP ज्वाइन कर ली है। चुनाव से ठीक पहले ये कदम कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनावों में ऐसे नेता संगठन की रीढ़ माने जाते हैं। इतना ही नहीं, तुषार पोटे के साथ शिवसेना ठाकरे गुट के पदाधिकारी
कलविंदर दयाल भी भाजपा में शामिल हुए हैं। यानी झटका सिर्फ कांग्रेस को नहीं लगा बल्कि ठाकरे गुट वाली शिवसेना को भी लगा है। उधर भाजपा के लोकतांत्रिक गठबंधन ने नगर विकास से जुड़ा अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। इससे चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है। इन चुनावों से पहले महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा ट्रेंड है बीजेपी में नेताओं की लगातार एंट्री। बड़ी संख्या में विरोधी दलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाजपा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी दिखाई दे रही है भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना शिंदे गुट में। शिंदे गुट के कई नेता और पदाधिकारी भी भाजपा में जा रहे हैं और इससे दोनों दलों के रिश्तों में खिंचाव साफ दिख रहा है। स्थिति ये है कि कई नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में बीजेपी और शिंदे गुट आमने सामने दिख रहे हैं। यानी गठबंधन होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर राजनीतिक टकराव जारी है। स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे चाहे जो हों, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठापटक दिख रही है वो आने वाले बड़े चुनावों की दिशा भी तय कर सकती है। 2 दिसंबर को मतदान और 3 दिसंबर को नतीजों के साथ तस्वीर साफ हो जाएगी। पंजाब के आनंदपुर साहिब में मंगलवार को सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहीदी शताब्दी के समापन समारोह का आयोजन हुआ। इस ऐतिहासिक मौके पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कई अहम बातें कहीं। केजरीवाल ने कहा कि पूरे आनंदपुर साहिब की सफाई, ड्रोन शो, नगर कीर्तन और कई व्यवस्थाएं की गई, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि जितनी भी तैयारी कर लें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और अगर किसी व्यवस्था में कुछ छूट गया हो तो वो उसकी माफ़ी मांगते हैं। केजरीवाल ने याद दिलाया कि गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया युद्धों से जूझ रही है और हमारे देश में भी धर्म के नाम पर संघर्ष हो रहा है, तब गुरु साहिब की शिक्षाओं को अपनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर हम दूसरे धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कुर्बान करने की भावना अपना लें तो दुनिया से युद्ध खत्म हो जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। लोग पूछते हैं कि इतनी व्यवस्थाओं के लिए पैसा कहां से आता है, तो इसका कारण ये है कि सरकार गुरु साहिब के दिखाए रास्ते पर चल रही है। उन्होंने दोहराया कि सरकार का सारा खजाना जनता के काम आएगा और अगर उन्होंने एक पैसे की भी बेईमानी की हो तो वे किसी भी सजा के लिए तैयार हैं। केजरीवाल ने कहा कि वो सत्ता कमाने नहीं, सेवा करने आए हैं। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली, बेहतर सुविधाएं और ईमानदार शासन, इसी को वो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। उनके मुताबिक सत्ता उनके लिए सेवा का साधन है और ये आयोजन उनके लिए सौभाग्य की बात है। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।